नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की इस कक्षा में हम मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित जो पद्मावत है उसके कुछ प्रसंग की व्याख्या करेंगे। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित सिंघल द्वीप वर्णन खंड के कुछ पदों को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी भक्त कवि वह हैं जो कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी उस लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की बात अपने इस महाकाव्य में वर्णित की है। प्रस्तुत पद सिंघल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है, जिसमें जो कवि हैं वह सिंघल द्वीप की सुंदरता का वर्णन और सिंघल द्वीप की जो नारियां हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पद लेते हैं। सिंघल द्वीप कथा अब गाओ, ओसो पद्मिनी बर्न सुनाओ, निर्मल दर्पण भांति विशेखा, जो जही रूप सो तेसे ही देखा, धनी सो दीप जहाँ दीपक बारी, ओ पद्मिनी जो दह संवारी, सात दीप वर्णे सब लागू, एको दीप न ओही सरि जोगू, दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरन दीप सर होई न पारा, जम्बू दीप कहो तस नाही, लंक दीप सरि पूज न छाही, दीप गवस्थल आरन परा, दीप महोस्थल मानुस हरा, सब संसार परथ में आए, सातों दीप एक दीप नहीं, उत्तम सिंघल दीप समीप। कवि यहाँ जो वर्णित कर रहा है वह ऐसी लोक कथाओं में ऐसी मान्यता मिलती है भौगोलिक दृष्टि से कि संसार में 7 द्वीपों की कल्पना की गई है। तो यहाँ वर्णित किया जा रहा है कि जो सिंघल द्वीप की कथा मैं जो कहता हूँ, जिस सिंघल द्वीप की कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह सिंघल द्वीप उन 7 द्वीपों से सर्वश्रेष्ठ है। कवि कह रहे हैं कि मैं सिंघल द्वीप की कथा आपको सुनाता हूँ और उस पद्मावती का रूप वर्णित करके सुनाता हूँ। ओसो पद्मिनी वर्णि सुनाओ, और पद्मावती के रूप का वर्णन करके सुनाता हूँ। वर्णन करने से पहले कवि यहाँ पर वर्णन की विशेषता बता रहा है कि कभी किसी वस्तु का वर्णन किया जाए तो किस भांति होना चाहिए। तो कवि कह रहा है निर्मल दर्पण भांति विशेखा, जिस प्रकार से दर्पण होता है उसमें जैसा जो दिखता है उसी प्रकार से वह पुनः प्रदर्शित करता है। तो वर्णन में भी यही विशेषता होनी चाहिए कि वह वर्णन जो वस्तु जैसी है उसी के अनुरूप वर्णित करे। निर्मल दर्पण भांति विशेखा, जो जही रूप सो तैसे ही देखा, जिसका जैसा रूप है वह वैसा ही मैं यहाँ पर वर्णित कर रहा हूँ। धनी सो दीप जहाँ दीपक बारी, कवि कह रहा है कि वह दीप धन्य है जहाँ पर दीपक के समान ज्योत्सना वाली, दीपक के समान उज्ज्वलता वाली जो स्त्रियां हैं वहां रहती है। और ओ पद्मिनी सो दह संवारी, और जहाँ पर दह देवता ने वहां पर पद्मिनी स्त्री को वहां प्रस्तुत किया, वहां पर अवतरित किया, तो वह दीप तो अवश्य ही धन्य है। 7 दीप वर्णे सब लागू, सब लोग 7 दीपों का वर्णन करता है। एको दीप न ओही सरि जागू, एक भी दीप ओही सरि यानी उस दीप की, उस सिंघल दीप की बराबरी एक भी दीप नहीं कर सकता है। दिया दीप नहीं तस उजियारा, अब यहाँ पर कवि अन्य दीपों का नाम ले रहा है, जैसे कि जो दिया दीप है उसमें वैसा उजाला नहीं है, जैसा उजाला सिंघल दीप में है वैसा उजाला तो दिया दीप में भी नहीं है। सरन दीप भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, वह भी उसके योग्य नहीं है। कवि कह रहा है कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जम्बू दीप कहूँ तस नाही, जम्बू दीप जो है वह भी उस सिंघल दीप के समान नहीं है। लंक दीप सरि पूज न छाए, और जो लंका द्वीप है उसकी परछाई के बराबर भी नहीं है, वह उसकी प्रतिबिंब है उसकी तुलना भी लंक द्वीप नहीं कर सकता। दीप गवस्थल आरन परा, कवि यहाँ पर गवस्थल द्वीप की बात कह रहा है और कई स्थानों पर इस गवस्थल के स्थान पर कुश स्थल द्वीप भी मिलता है। तो कवि कह रहा है कि जो एक कुश स्थल द्वीप है, गवस्थल द्वीप है, यह तो जंगल से भरा हुआ है, और जो महोस्थल द्वीप है वह मनुष्यों से हीन है, मनुष्य को हरने वाला है, इसलिए ये समस्त द्वीप है वह सिंघल द्वीप की बराबरी में कहीं पर भी नहीं ठहरते हैं। सब संसार परथ में आए 7 द्वीप, कवि कह रहे हैं कि संसार में सबसे पहले 7 द्वीप उत्पन्न हुए और उनमें सिंघल द्वीप के समान उत्तम एक भी द्वीप नहीं है। यहाँ पर हम जिन 7 द्वीपों की बात कहते हैं
वह सातों द्वीप एक प्रकार से लोक कथाओं के द्वारा करी गई कल्पना है। उनके नाम यहाँ पर अलग अलग अनेक जो पाठांतर मिलते हैं, इन द्वीपों के नाम अलग अलग हमें मिलते हैं। आगे वाला हम पद पढ़ते हैं। मान सरोवर वर्णो काहा, भरा समुद्र अस अति अबगाहा। पानी मोती अस निर्मल तासु, अमृत आनी कपूर सुबासु। लंक दीप के सिला अनाई, बांधा सरवर घाट भराए। घाट बनाए खंड खंड सीधी भई गरेरी, उतरे चढ़ई लोग चौं फेरी। फूला कमल रहा हुई राता, सहस सहस पंखुरिन कर छाता। उलथे सिप मोती उतराही, चुगई हंस ओ केली कराई। खनी पतार पानी तह काड़ा, चीर समुद्र निक्सा हुत बाड़ा। ऊपर पाल चहुदिसी अमृत, फल सब रुख देखी रूप सरवर, कही गई पियास और भूख। कवि यह वर्णित कर रहे हैं कि ये जो द्वीप है मानसरोवर है, और जो ये सिंहल द्वीप है ये मानसरोवर के नजदीक है। मानसरोवर है समुद्र की तरह अगाध भरा हुआ। मानसरोवर का जल बहुत सुंदर दिखाई देता है। मानसरोवर वर्णो कहाँ, भरा समुद्र अस्सी अत अबगाहा। ये जो मानसरोवर के पास ये जो सिंहल द्वीप है, ये मानसरोवर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि समुद्र की तरह अकाध जल से भरा हुआ है। पानी मोती अस निर्मल तासु, और इसका पानी है वो बहुत निर्मल है। इतना निर्मल है किसके समान, मोती के समान। यहाँ उपमा अलंकार है। अमृत आनी कपूर सुबासु, और इसका जो जल है वो मोती के समान निर्मल तो है ही, इसके साथ साथ वह अमृत तुल्य है और उसमें कपूर की खुशबू वासित है। लंक द्वीप के शिला अनाई, लंक द्वीप की शिलाएं जहाँ लंका द्वीप है वहां से शिला मंगा कर लाकर इस सरोवर के 4 घाट बनाए गए हैं। लंक द्वीप के शिला अनाई, बांधा सरवर घाट बनाए, और यहाँ पर इस सरोवर पर एक घाट बनाया गया है। खंड खंड सीधी भई गरेरी, खंड खंड में घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई है चारों ओर, जहाँ पर लोग उतरते और चढ़ते रहते हैं। फूला कमल रहा हुई ताता, और यहाँ पर रक्त वर्ण का जो कमल है वह फूला हुआ है, खिला हुआ है, और जिसमें सहस्त्र पंखुड़ियों का छाता बना हुआ है। और सीप है, उलटे ही सीप मोती उतराई, और जो इस सरोवर में मानसरोवर में जो सीप है वो उल्टे हो करके अपने मोती को इस समुद्र में उतारने लगते हैं। हंस उन्हें चुगते हैं और जल में कई प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। खनी पतार मानी ता काड़ा, छिर समुद्र निक्सा हुत बाड़ा। कवि कह रहे हैं कि यहाँ जो जल है, मानसरोवर का जल है, वह एक प्रकार से उन हंसों की केलियों से बार बार ऊपर उठता है, जैसे कि समुद्र से क्षीर यानी दूध निकल निकल के बाहर निकल रहा है। ऊपर पाल चहुदिसी अमृत, फल सब रुख, चारों दिशाओं में ऊंचे पाल के ऊपर सब वृक्षों में अमृत के फल, अमृत के वृक्ष लगे हुए हैं। देखी रूप सरोवर, के गई प्यास और भूख। कवि कह रहे हैं कि सरोवर की शोभा देखकर भूख और प्यास दोनों ही मिट जाती है। यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, एक जो वर्णन आया है वह तत्कालीन स्थापत्य कला को वर्णित करता है कि जिस समय का वर्णन कवि ने किया है वहाँ उस समय जो सरोवर बनते थे, तालाब बनते थे, बावड़ियाँ बनती थी, उनमें इस प्रकार की घुमावदार सीढ़ियों का जो बनावट है वह हम देख सकते हैं। कवि ने अलंकारों का प्रयोग किया है, उपमा का अलंकार प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर किया है। आगे का पद हम देखते हैं। पानी भरई आई पनवारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी। पदुम गंध तिन अंग बसाई, भंवर लाग तिन संग फिराई। लंक सिंगिनी सारग नैनी, हंस गामिनी कोकिल बैनी। आवई झुंड सो पाते ही पाती, गवन सुहाई सुभाते ही भाती। कनक कलश मुखचंद दीपाई, रहस केली सन आवई जाही। जास हुए हेरे चखनारी, बांक नैन जनु हनई कटारी। केस में घावर सिरता पाई, चमके दसन बीजू के नाई। माथे कनक घाघरी, आवे रूप अनूप, जय के अस पनिहारी, सो रानी के ही रूप। यहाँ कवि वर्णित कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पनिहारियां हैं, पानी भरे आवे, यहाँ पर जो पनिहारियां हैं इस मानसरोवर में पानी भरने आती हैं, और वह जो पनिहारियां हैं वह रूप के अत्यंत सुंदरी है और पद्मिनी जाति की नारियां हैं। जो साहित्य में वर्णित है स्त्रियों का जो वर्णन है, ये 4 प्रकार की जाति के आधार पर 4 प्रकार की जो नायिकाएं हैं मानी गई हैं। वह है हस्तिनी, चित्रिणी और संखिनी, और इसके साथ साथ पद्मिनी। पद्मिनी जो स्त्री है वह सर्वश्रेष्ठ नायिका के रूप में इंगित की जाती है। तो कवि कह रहा है कि यहाँ पर इस मानसरोवर में जो नारियां, जो स्त्रियां पानी भरने के लिए आ रही हैं, वह पद्मिनी रूप के समान सुंदर है।
और कमल की गंध से पद्म गंध तिन अंग बसाए, उनके जो अंग प्रत्यंग है वह कमल की गंध से सुवासित हैं। भंवरे उनके संग संग, क्योंकि उनमें कमल की खुशबू है तो भंवरे उनके संग संग फिरते रहते हैं। उनकी कमर सिंहनी की भांति है और उनके जो नेत्र हैं वो मृग की भांति है। हंस के समान वह गमन करती हैं, चलती हैं, और उनकी जो वाणी है वो कोयल जैसी मधुर है। वे झुंड में पंक्ति पर पंक्ति बनाकर आती हैं और चलती हुई वे बहुत ही गबन सुहाई सुभांति भांति वह बहुत सुंदर प्रतीत होती है। कनक कलश मुखचंद दीपाई रहस केली सन आवे चाहे। उनके उनके जो सोने के कलसे के समान उनके मुख हैं वह दीपित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। उनके जो मुख कमल है वह स्वर्ण कलश के समान, जो स्वर्ण में आभा होती है, एक स्वतः आभा होती है, उज्ज्वलता होती है, लावण्य होता है, वह उनके मुख चंद्र में दीपित होता है। रहस्य केली सन आवे जाहे, वे प्रसन्नता और केली के साथ, कौतुक के साथ आ और जा रही हैं। वे रमणिया जा समूह वे हेरे चक नारी बांक ने जनुहने कटारी। वे रमणिया जिसकी ओर भी देखती है ऐसा लगता है कि वह अपने बंकिम नेत्रों से उसको कटारी के वार से घायल करती हैं। कवि कह रहे हैं केस मेघवार सिरता पाई, उनके जो मेघ माला जैसे बाल हैं, केश हैं, वह सिर से पांव तक लहराते हैं। चमकई दसन बीजू के नाई, और उनकी जो दंत पंक्ति है बिजली के समान चमकती है। तो यहाँ पर भी कवि ने बहुत बार समानता का प्रयोग किया है, जैसे शब्द का प्रयोग किया है, समान का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। माथे कनक घाघरी रूप अनूप, कवि कह रहा है कि ये सब जो स्त्रियां हैं उन्होंने अपने ऊपर, अपने सिर के ऊपर कनक घाघरी, सोने की जो घाघरी है वह धारण कर रखी है, जिससे इनका रूप और भी अनुपम दिखाई देता है। और यहाँ कवि अब कल्पना कर रहा है कि जहाँ पर पनिहारियाँ इतनी सुंदर है वहाँ की जो रानी है वह किस रूप की होगी, अर्थात पद्मावती का रूप कैसा अनुपम होगा, ये सहज ही कल्पना की जा सकती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज हमने पद्मावत काव्य के सिंहल वर्णन खंड से इन 3 पदों की व्याख्या की, इनको समझा, इनके अर्थ को हृदयंगम किया। आगे की कक्षा में हम अन्य कुछ पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।